नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आज दशहरे की झांकी में शामिल 20 लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचला। सभी को इलाज के लिए पत्थलगांव सिविल अस्पताल ले जाया गया। हादसे में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 16 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 9 की हालत बेहद नाजुक है। कई घायलों की हालत नाजुक है। कार में भारी मात्रा में गांजा भी मिला है, ऐसी खबर आ रही है। कार को लोगों ने पीछा करके पकड़ा और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। घटना के बाद ही पत्थलगांव के डिप्टी कलेक्टर शबाब खान से हमारे सहयोगी सुशांत ने खास बातचीत की। आज दशहरा का दिन था और पत्थलगांव में पत्थलगांव जशपुर रोड में ये दुर्गा विसर्जन के लिए लोग आ रहे थे और इसी समय जो कर्मा नृत्य वाले भी थे आगे आगे चल रहे थे। इसी बीच में ही क्योंकि एक जो बोलेरो टाइप की गाड़ी थी, कार टाइप की, वो स्पीड से निकली और वो जो है कर्मा नृत्य कर रहे थे आगे आगे में उनके को मतलब सीधा उनको ठोकर मारते हुए आगे निकल गई, जिसमें से मौके पर एक बच्चे का गौरव नाम की मृत्यु हो गई। बाकी 16 जो है घायल हुए, जिनके नजदीक में ही जो सामुदायिक अस्पताल थे वहां पे भर्ती किया गया। और बाकी 16 लोग थे जिसमें उनकी स्थिति स्थिर है, किसी प्रकार की कोई ये नहीं है। जो ड्राइवर पकड़ा गया उसने कुछ बताया कि ऐसा कैसे हो गया? इतने लोग जा रहे थे, उसको दिखा नहीं, नशे में था, क्या हुआ? ड्राइवर के संबंध में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है कि पुलिस अभिरक्षा उनको रखा गया है, उनसे भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी ही कुछ कह पाएंगे। अच्छा सर, ये दशहरे का प्रोसेशन निकल रहा था तो उस वक्त वहां पे कोई बैरिकेडिंग नहीं थी कि इतनी भीड़ जाएगी, पीछे से गाड़ी ना आए? ये मेन रोड पे थी, मेन रोड पे झांकियां निकल रही थी और ऐसा जानकारी है कि थोड़ा सा भीड़ सामान्य थी, लेकिन क्योंकि ऐसा लगता है कि गाड़ी चालक ने कहीं पर ना कोई चूक हुई है, उससे ऐसा लगता है इस तरह की घटना हुआ है। घायलों की स्थिति क्या है सर अभी? घायलों की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। बिल्कुल चिंताजनक हालात जो गंभीर है उससे अच्छे हैं, बिल्कुल। हाँ, कुछ खबर ऐसी थी कि सर घायलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है? नहीं, जो ठोकर लगे थे उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी जो 16 घायल थे वो इनकी स्थिति ठीक है। उसमें बच्चे भी हैं क्या सर? नहीं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। ने भी घटना पर दुख जताया, उनसे भी हमने बात की। देखिए, ये क्षेत्र मेरा ही है, जशपुर अपना ही क्षेत्र है और जशपुर के में दशहरा के दिन में लोग मतलब दुर्गा विसर्जन करने के लिए सेकेंड टाइम से शुरू हो जाता है। उस काफिला रोड में पूरा भारत देश में निकलता है, तो उसी बीच में एक कार आती है, स्पीड कार, और पूरा लोगों को रोनते हुए आगे निकलती है और पता चलता है कि मतलब उसमें मादक पदार्थ था, गांजा, और एक की मृत्यु, 16 लोग घायल हो गए हैं। निश्चित है कि ये घटना मतलब बड़ा दर्दनाक घटना है और आज के दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भी तस्कर हैं इसका मतलब जांच हो, गहन जांच हो कि इसमें शामिल कौन कौन लोग हैं जो आज त्योहार के दिन में भी ये काम करने में वो लोग पीछे नहीं थे, और गहन जांच हो और जो दोषी हैं उसको कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, काहे कि किसी का परिवार का बेटा खोया है। हमने वहां के मेडिकल अफसर से भी बात की, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो घायल हैं उनमें से कई अभी भी गंभीर स्थिति में हैं। क्या उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके की उनको चोटें आई हैं, सुनिए उन्होंने क्या बताया। अस्पताल में जो है एक बॉडी को लाया गया था, यहाँ पर जो है एक की डेथ हुई है और 16 लोग और अदर हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से 2 लोगों को जो है एक्सरे कराया गया है और फ्रैक्चर है, उन लोगों को रिफर करने की प्रक्रिया जारी है। सरगुजा रेंज के आईजी अजय यादव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय यादव जी, अभी आप हमें पुख्ता जानकारी दे सकते हैं कि अभी कितने लोग मृत बताए जा रहे हैं और कितने अभी भी घायल हैं? नहीं, अब वही अपडेट वही है। जो घटना बहुत ही दुखद हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और ये गांजा की तस्करी करने वाले लोग थे। ओडिशा संबलपुर साइड से गांजा ले करके ये एमपी की ओर जा रहे थे, जो अभी तक की जानकारी मिली है, और जहीलो गाड़ी में थे और तेजी से जो चला करके गाड़ी इन्होंने घुसाया है। वहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण प्रोसेसन चल रहा था और
उसमें जो पीछे पुलिस का ड्यूटी भी लगा हुआ था और किसी ने हाथ दिया है, तो उसके बाद इन्होंने तेजी से गाड़ी जो भगाई है, जिससे ये घटना हुई है। एक नवयुवक 17 वर्षीय इसकी डेथ हुई है और बाकी 17 लोगों के घायल होने की जानकारी थी, जिसमें 2 को रायगढ़ शिफ्ट किया गया है। और ये दोनों आरोपी सिंगरौली के रहने वाले हैं, बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल साहू। और उस समय उग्र भीड़ ने वो जो जिस गाड़ी में गांजा भी था उसकी गाड़ी को भी आग लगा दी थी और इन दोनों के साथ भी थोड़ी मारपीट हुई थी। तो इनको सुरक्षित रूप से वहां के लोकल पुलिस द्वारा निकाला गया है और हटाया गया है वहां से। और बाकी कार्रवाई पूरी वैधानिक जो है की जा रही है। इनके ऊपर हत्या और कल्पेबल होमिसाइड वगैरह के पूरे मामले भी दर्ज किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये चीज है कि इसमें एक ASI का नाम आया था, उनको के साहू को सस्पेंड किया गया है और एक जो थाना प्रभारी है लोकल SHO, उनको वहां से हटा करके लाइन अटैच किया गया है। मौके पर DM और SP हैं और वो लोग लोगों के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। चक्का जाम वगैरह की स्थिति थी, उनके लिए लोगों के मुआवजे की मांग पर लोग खड़े हैं, तो वहाँ पर चर्चा चल रही है। अजय यादव जी, करीब कितने गांजे की बरामदगी की गई है? अभी उस चीज को करेंगे। अभी क्योंकि गाड़ी को अलग हटाया नहीं गया, क्योंकि गाड़ी में तुरंत उन लोगों ने आग लगा दी, तो इसको अभी पकड़ा गया। इनसे डिटेल ले रहे हैं कि कहाँ से ले आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे। वो पैरेलली अलग चल रहा है वो पूछताछ, और इनके पुराने रिकॉर्ड भी निकालने के लिए बताया गया है कि कितना उन्होंने वो किया हुआ। तो इतनी भारी मात्रा में इनको ये गांजे के पैकेट मिले कहाँ छत्तीसगढ़ में? ये गांजा उड़ीसा से लेके आते हैं। ये नॉर्मल वहाँ का रूट रहा है। पहले भी कई केसेस हुए हैं, 10 जिले में बहुत से केसेस गांजा के हम लोगों ने पकड़े हैं और उस पर कार्रवाई भी की है पुलिस ने लगातार। तो इसको और हम लोग चेक करेंगे कि पूर्व का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, वो सारी चीजें चेक करवाएं। तो आप कह रहे हैं कि ये उड़ीसा से लेके आ रहे थे और मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे? जी हाँ, मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे, अभी तक की जानकारी के अनुसार। जो दोनों आरोपी हैं, क्या उनको भी कोई चोट आई है? क्योंकि भीड़ काफी उग्र हो गई थी, गाड़ी को भी थोड़ी क्षति पहुंची है क्या? उनका मेडिकल वगैरह भी कराएंगे, मुलायजा करा करके चेक करेंगे। कुछ एक को चोट आई है, उसको अभी हम लोग मेडिकल कराएंगे। इन दोनों का कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है? थोड़ी और उनके बारे में जानकारी आप दे पाएंगे? जी, चेक करेंगे। उनको चेक करा रहे हैं, रिकॉर्ड निकला नहीं है क्योंकि मौके पर जो क्राउड मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है, तो उसको अभी हम लोग देख रहे हैं, इसको भी चेक करा। एक आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक सोशल मीडिया पे तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, कुछ बड़े बड़े पैकेट पड़े हुए हैं सीट के नीचे। क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, क्या ये गांजा ही है जो कि सीट के नीचे और गाड़ी में मिला? वो चेक करा लेंगे। गांजा की तस्करी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है ना, उनसे पूछा है, गांजा की तस्करी करा रहे हैं ये लोग, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। जी, अजय यादव जी, सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अहम जानकारी जो कि IG सरगुजा रेंज हमें दे रहे थे कि 2 लोग जो पकड़े गए हैं उड़ीसा से ले करके ये गांजा मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे। ये दोनों ही तस्कर हैं, गांजे के तस्कर हैं, और इस बात को उन्होंने कबूल लिया है। फिलहाल एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये दोनों ही लोग गाड़ी चला रहे थे और एक जो मार्च निकल रहा था जन्माष्टमी, माफ कीजिएगा, दशहरे के मौके पर, उस पर इन्होंने गाड़ी से टक्कर मार दी। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है कश्मीर से, जहां के पुंछ में सेना का, जम्मू कश्मीर से, जहां के पुंछ में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी भी जारी है। टाइम्स नाउ नवभारत वो पहला न्यूज चैनल है जो एनकाउंटर की जगह पर, ठीक उसी जगह पर, मौके पर पहुंचा है। सेना और आतंकियों के बीच चली आ रही मुठभेड़ में सेना का एक JCO घायल हो गया है और 2 जवान अभी तक शहीद हो गए। हर जवान की शहादत का बदला लेगा हिंदुस्तान, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान के दहशतगर्दों को कश्मीर से उखाड़ फेंकेगा हिंदुस्तान। भारतीय आर्मी ने ठाना है आतंक के रावण को हर हाल में दहन करवाना है। पुंछ में पिछले 5 दिनों से भारतीय सेना के वीर जवान आतंकियों से लोहा ले रहे हैं, लेकिन इस बीच सुरनकोट से एक और बुरी खबर सामने आई। सेना और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में भारत के 2 और जवान शहीद हो गए। पुंछ में पिछले 5 दिनों से भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 दिन पहले सुरनकोट में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया था, जिसमें एक JCO समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। उन्हें आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए बहादुर जवान पिछले 5 दिनों से दिन रात इन जंगलों का एक एक कोना छांट रहे हैं। कल रात सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट का पता चला। उस दौरान दोनों ओर से गोलीबारी हुई।
जिसमें उत्तराखंड के रहने वाले राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन योगांबर सिंह शहीद हो गए। आतंकी तो छिपे हुए हैं, घने जंगल की आड़ में छिपने के कई ठिकाने बना चुके हैं। ऐसे में जैसे ही सेना के जवान इन्हें खदेड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये अपने बिल से बाहर निकलते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पिछले कई घंटों से बिना कुछ खाए पिए यहाँ पे ये ऑपरेशन में लगे हुए हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जब आप आएंगे आपको रियलाइज होगा कि कितना ही मुश्किल और कठिन ऑपरेशन इस समय इनकी तरफ से चल रहा है। और ये एम्बुश पार्टी है। एम्बुश पार्टी को ये एक जो हिदायत दी गई होती है कि कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखे उस तरफ फायर करके उसे मार दिया जाए, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा है। ये जो आतंकवादी बताया जाता है बालाकोट के रास्ते से आए हैं, इन्होंने अंदर हाइड आउट बनाए हुए हैं। अभी तक 7 बहादुर जवान की शहादत हो चुकी है। 5 मारे गए थे कुछ दिन पहले जब पेट्रोलिंग पार्टी जंगल में एंटर की थी चमरेरी एरिया में। उसके बाद 1 इंजर्ड हुआ था पंगाई के जंगल में, और कल 2 जो हैं पट्टा दूरिया जंगल में शहादत पाई। एक और आतंकी छिप कर वार कर रहे हैं। घना जंगल बड़ी परेशानी बन चुका है, लेकिन फिर भी बिना खाए पिए ये जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं। और टाइम्स नाउ नव भारत की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक इन आतंकियों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस मोर्चे को छोड़ेंगे नहीं। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम जंगल के उस अंदरूनी हिस्से में है जहां पिछले 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है। इस समय मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ पुलिस की एम्बुश पार्टी के साथ हूं। अब देखिए किस तरीके से जवान सतर्क हैं। इनको एक टास्क दिया गया है कि किसी भी तरीके से आतंकवादी यहां से भाग ना पाए। जैसे ही कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं तो ये उसी तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। इनको एक ही टास्क है। देखिए आमतौर पर क्या होता है कि लोग खतरे से दूर भागते हैं, और ये वो जवान हैं भारत देश के जो खतरे की तरफ भागते हैं ताकि लोग चैन से सो पाएं, लोग चैन की सांस ले पाएं। तो मैं इनसे बात करने की थोड़ी कोशिश करता हूं। मुझे मालूम है इस समय ड्यूटी का वक्त है, तो कितना मुश्किल है ये ऑपरेशन? सर बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको जब तक ऑपरेशन ऑल आउट नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कब से आप यहाँ बैठे? सर कल से हम। कोई खाने पीने का आपको? सर ड्यूटी फर्स्ट, खाना बाद में देख लेंगे। पिछले 5 दिन से राउंड द क्लॉक जंगलों में आतंकियों की तलाश में लगे हुए सेना के इन जवानों के हौसले बुलंद हैं। साथ ही इन्होंने अब तक हमारे देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप यहाँ से? सर मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम जैसे जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं, कोई बाल नहीं बांका कर सकता। सल्यूट करने का मन करता है, इनको सल्यूट करने का मन करता है। ये कहते हैं कि जब तक हम यहाँ पे हैं देशवासियों को किसी भी किस्म की फिक्र की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मुश्किल इलाका है। देखिए यहाँ पे आदमी को सीधा चल नहीं सकता, क्योंकि ये एक थंब रूल है जो फॉलो करना है कि आपको क्रॉल करते हुए चलना है, क्योंकि कोई मालूम नहीं किस तरफ दुश्मन छुपाओ, कहाँ से वो गोली और आपकी आड़ लेके गोली चला दे। और यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि ये भी क्रॉल करके या घुटनों के बल थोड़ा सा चल के ये मूवमेंट करते हैं। और देखिए कितना घना जंगल है, ये घना जंगल है, घने जंगल के पीछे आड़ लेते हैं। और ये हमारे जो जवान हैं सतर्क हैं, मुस्तैदी के साथ एक जगह से दूसरी जगह क्रॉल करते हुए पहुंच जाते हैं। और कोशिश इनकी यही रहती है कि उस जगह पे जाएं जहां पे कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। कुल मिलाकर अब तक सेना के 5 जवान सुरनकोट में शहीद हो चुके हैं। शहीदों के परिवार में मातम का माहौल है, घर वालों की आंख में आंसू है, और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी। इस गुस्से का जवाब देने के लिए ही ये शूरवीर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। और मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शायद हाल फिलहाल में ये सबसे लंबा ऑपरेशन होगा प्रदीप, और आपने कितने ऐसे एंटी टेरर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस खुद कवर किए हैं, पर 1 हफ्ते का वक्त हो गया है और लगातार ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है आतंकवादियों और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के बीच में। जी पद्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने काफ़ी एंटी टेरर ऑपरेशन कवर किए हैं, लेकिन अगर हाल ही में अगर देखा जाए पिछले 13-14 साल में ये पहला इतना ऑपरेशन है जो इतना लंबा खींचा है, और पहला ऑपरेशन है जिसमें फौज का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। वजह उसकी ये भी है क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल इलाका है। यहाँ की टोपोग्राफी आप अगर देखिए, यहाँ के जंगल देखिए, इतने घने हैं। आसान बात होती है, आप घर बैठे बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि क्यों हम इन आतंकवादियों को मार नहीं पाए, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर आते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ही मुश्किल ऑपरेशन है। यही वजह है
कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी बात जो है, जैसे मैं आप बात कर रहा था, वहाँ पे जो जवान थे कितने सतर्क थे, उनका मनोबल बड़ा हाई है। देखिए नुकसान होने के बावजूद भी उन्हें मालूम है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट ऑपरेशन है, यहाँ एक छोटी सी गलती उनकी जानलेवा बन सकती है। थोड़ा सा सर अगर उठा दिया तो उनके सर पे गोली लग सकती है। उसके बावजूद देखिए किस तरह चट्टान की तरह खड़े हैं, किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं बिना कुछ खाए पिए। देखिए हमें तो फिर भी आज दिन को कहीं फ्रूट मिल जा रहा था, कुछ ना कुछ खाने को मिल जा रहा था, लेकिन ये पिछले कई घंटों से बिना खाए पिए वहाँ पे ऑपरेशन है। मैं आपको इस समय दिखाता हूँ। देखिए मैं इस समय राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पे हूँ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और किस तरीके से उनकी पूरी कोशिश हो रही है कि पूरी चेकिंग की जाए। जितनी भी कोई गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं उनकी पूरी तरह से तलाशी की जाती है। सबके आई कार्ड ये यहाँ पे चेक कर रहे हैं पद्मजा, और आई कार्ड चेक करने के बाद ही यहाँ कोई से इनको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि लगता है कि आतंकवादी जंगल से भागने की कोशिश ना करें और यहाँ से भागकर किसी गाड़ी से निकलकर और पब्लिक के साथ घुल मिल ना जाए। यही एक वजह है कि कोई भी जो गाड़ी यहाँ से आती है उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा, चाहे सांबा का इलाका हो जहाँ पे टनल से टेररिस्ट आते थे, ट्रक में बैठकर वादी कश्मीर चला जाया करते थे। यही एक वजह है कि यहाँ पे काफी सतर्क है, ये कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। पूरी तरह से तलाशी अभियान जारी है। पिछले 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ कतारों की कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। जैसे ही कोई गाड़ी आती है उसे रोक देते हैं, उसका आई कार्ड चेक करते हैं पूरी तरह से। जब ये सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद ही गाड़ी को मूव करने दिया जाता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन इस समय चल रहा है और इस समय पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह के तरीके से जंगल को पूरी तरह से खंगाला जाए और खंगालने के बाद जो वहाँ पे आतंकवादी हैं वहाँ से उनको ढूंढ निकाला जाए और जल्दी मार गिराया जाए, क्योंकि ताकि आने वाले दिन एक बार फिर से अमन हो और लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी न हो और वो आराम से त्योहार अपने परिवार जनों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों से मना सके। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके यहाँ हालात खराब करें, गड़बड़ी फैलाएं ताकि लोगों को मुश्किल हो, मारकाट करें। क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर में भी उन्होंने करने की कोशिश की, अब वो राजौरी और पुंछ का जो इलाका है वहाँ भी करने की पूरी कोशिश पद्मजा वो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनको इस इरादे में कामयाब नहीं होने देंगे। ज़रूर उनका नुकसान हुआ है, थोड़ी देर के लिए ज़रूर नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि जितने भी आतंकवादी हैं उनका सफाया किया जाए और एक बार फिर से जो राजौरी और पुंछ का इलाका है खिलखिला उठे और यहाँ पे किसी भी किस्म की सर्दियों में कोई किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि जैसे वादी कश्मीर में हालात ख़राब हैं इन इलाकों में भी हालात ख़राब हों। यहाँ एक बार फिर से युवाओं को वर्गलाया जाए, उन्हें इंडोक्ट्रिनेट किया जाए, उन्हें आतंकवाद की ओर लगाया जाए, एक बार फिर से उनके हाथ से कलम पेन पेंसिल छीन के उनके हाथ में बंदूक थमा दी जाए। जी प्रदीप, सारी जानकारी के लिए और ये सारी रिपोर्ट्स हमारे तक लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला पायलट आरोही पंडित भुज से उड़ान भरने के बाद अहमदाबाद में विमान में ईंधन भरेंगी और मुंबई के जुहू स्थित भारत के पहले नागरिक हवाई अड्डे पर उतरेंगी। उड़ान के दौरान आरोही पंडित लगभग 950 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 5 घंटे की हवाई यात्रा करेंगी। ये है आरोही पंडित। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट। आरोही के इस कारनामे को तो पूरी दुनिया जानती है। अब आरोही पंडित ने कुछ ऐसा किया है जिससे उन्होंने एक बार फिर बढ़ाया है हिंदुस्तान का मान। साथ ही पूरी दुनिया को भी ये बताया है कि अगर महिला चाह ले तो सब कुछ आसान है। 1932 में जे.आर.डी. टाटा ने हिंदुस्तान की पहली कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई थी। 89 साल पहले जिस विमान को जे.आर.डी. टाटा ने उड़ाया था, कराची से मुंबई तक इस उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उस विमान को एक बार फिर आरोही पंडित ने उड़ाया है। तो ये जो फ़्लाइट है वो जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में जब पहली कमर्शियल इंडियन फ़्लाइट की उड़ान भरी थी, उसी फ्लाइट को लेते हुए हम इस साल एज अ श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट फ़्लाइट उनके लिए कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है उन्होंने उड़ान कराची से भरी थी और हम भुज से ये उड़ान की शुरुआत कर रहे हैं। ये उड़ान होगी भुज, अहमदाबाद और जुहू। इस विमान को एक बार फिर उड़ाने का मकसद जे.आर.डी. टाटा को श्रद्धांजलि देना था। यह आयोजन इंडियन विमेन पायलट एसोसिएशन और टाटा पावर की तरफ से किया गया था। ये जो इवेंट है ये
पूरा JRD की ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि के ऊपर है और बस उसी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये जो इवेंट है वो पूरा IWPA इंडियन वुमेन पायलट एसोसिएशन टाटा पावर के सपोर्टेड में ये इवेंट शुरू होने जा रहा है और ये ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे कि हम इसे कहते हैं और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी। महिला पायलट आरोही पंडित ने भुज से उड़ान भरी, जिसके बाद वो फ्यूल भरवाने के लिए अहमदाबाद उतरी और फिर उन्होंने मुंबई के जुहू में लैंड किया। इस प्रोजेक्ट के जरिए JRD टाटा को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही माधापार गांव की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त रनवे एयरफोर्स के लिए 72 घंटे में फिर से बना दिया था। माधापार की वीरांगना महिलाओं का एयरपोर्ट पर आशीर्वाद लेने के बाद ही आरोही ने भुज एयरपोर्ट से ये ऐतिहासिक उड़ान भरी। जैसे कि ये उड़ान भुज से है तो हम इसी प्रोजेक्ट में जो माधापुर की लेडीज़ हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स की इतनी मदद की थी वॉर के टाइम 1971 के वक्त, तो उनको भी हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना के उनको सम्मान करके इसी प्रोजेक्ट में लेके हम ये उड़ान के दौरान आरोही पंडित ने लगभग 946 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 घंटे में तय की। 60 लीटर से कम पेट्रोल का इस्तेमाल किया। ये विमान उन्होंने बिना GPS, बिना ऑटो पायलट के उड़ाया। दुनिया की 4 महाशक्तियां इस वक्त बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्ध अभ्यास कर रही हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर कांग ने खुद मालाबार युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। इस युद्ध अभ्यास का खास आकर्षण है USS कार्ल विंसन। निमित्ज क्लास का ये वो एयरक्राफ्ट है जिसमें अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को समुद्र में फेंका था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको अमेरिका ओसामा की डेड बॉडी को समुद्र में लेके गई थी। समंदर में 4 महाशक्ति, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अमेरिका का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर वो कार्ल विंसन जिसने ओसामा को कब्र तक पहुंचाया, और सबसे बड़ा मालाबार सैन्य अभ्यास। भारतीय नौसेना का मालाबार युद्ध अभ्यास बंगाल कार्ल विंसन। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन पर लाइव ऑपरेशन दिखाया। अभी हम इस वक्त USS कार्ल विंसन के फ्लाइट डेक पे खड़े हुए हैं और ये तस्वीरें जो ऑपरेशंस की हैं, फ्लाइट डेक पे जो ऑपरेशंस होता है उस ऑपरेशंस की हैं, और आप देख सकते हैं ये अभी लगेगा कि ये जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो कितना क्रिटिकल और कितना इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस है। ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिसर्स और US नेवी के सीनियर ऑफिसर्स इधर खड़े हुए हैं जो ये फ़्लाइट ऑपरेशंस को ओवरसी कर रहे हैं, क्योंकि ये मालाबार ऑपरेशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के नेवीज़ हिस्सा ले रहे हैं। और ये ऑपरेशन जो है, ये जो एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज, वो अभी 25th एडिशन पे है। तो ये जो ऑपरेशन, फ्लाइट ऑपरेशन जो हो रहे हैं USS कार्ल विंसन पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं इस पूरे मालाबार एक्सरसाइज को लेकर। इस युद्ध अभ्यास में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और अमेरिका के नौसेना प्रमुख एडमिरल माइकल गिल्डे भी मौजूद थे। एडमिरल करमबीर सिंह ने बताया कि भारत के लिए मालाबार एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमने 30 साल पहले शुरू किया था, इसका जो स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी ये बढ़ता जा रहा है, और हमारा यही एम है कि इसी ट्रेजेक्ट्री पे हम लेके जाएंगे इस मालाबार को। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि मालाबार अभ्यास बहुत सफल रहा है। मालाबार अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने भाग लिया है।
बंगाल की खाड़ी में चल रहे मालाबार अभ्यास के दूसरे चरण के दौरान निमित्ज रेंज के एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस कार्ल विंसन ने शुरुआत की। ये वही एयरक्राफ्ट करियर है जिसने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की समंदर में कब्र बनाई थी। That occurred many years ago. Obviously, Osama bin Laden was killed, I believe, about 10 years ago now, and so that actually is true. His body was brought aboard the ship and was given a proper burial at sea in accordance with Muslim custom, in order to properly honor a fallen adversary, to make sure that we are handling his remains. We handled his remains in the manner that was proper in accordance with his religious beliefs. यूएसएस कार्ल विंसन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन सदर्न वॉच और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जैसे अभियानों को अंजाम दिया है। ओसामा बिन लादेन के शव को भी साल 2011 में इसी एयरक्राफ्ट करियर के डेक से समुद्र में दफनाया गया था। यूएसएस कार्ल विंसन की दस्तक भर से दुश्मनों के दिलों में दहशत भर जाती है। यहाँ आपको यूएसएस कार्ल विंसन के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि ये इतना खास क्यों है। अमेरिकी नौसेना का परमाणु शक्ति से लैस वो जल योद्धा है। एयरक्राफ्ट करियर में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। यूएसएस कार्ल विंसन की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस एयरक्राफ्ट करियर की सर्विस लाइफ करीब 50 साल है, जिसमें 5000 से ज्यादा क्रू मेंबर होते हैं। वॉरफेयर की बात करें तो 2 MK-57C स्पैरो, 2 RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल और फ्लॉन्क्स CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। बंगाल की खाड़ी में हो रहे युद्धाभ्यास के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता शब्बीर अहमद यूएसएस कार्ल विंसन पर ही मौजूद थे। उन्होंने बेहद करीब से यूएसएस कार्ल विंसन को दिए गए टास्क को देखा और जाना। हम इस वक्त यूएसएस नेवी के कार्ल विंसन शिप में खड़े हुए हैं और उसके ब्रिज में हैं, और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये यूएसएस नेवी के ऑफिशियल्स जो हैं मलाबार एक्सरसाइज में उनको पार्टिसिपेशन हो रहा है। यूएस के अलावा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ भी इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप ये जो टास्क उनको दिया गया है वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो सुपर हॉर्नेट्स हैं, फ़्लाइट ऑपरेशंस भी शुरू होने वाले हैं। और आपको ये तस्वीर नज़र आएगी जहाँ ये फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। ये जो मलाबार एक्सरसाइज है वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बन चुका है और ये उसका 25th एडिशन है। तो इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका का ये वॉरशिप ऐसा सुरक्षा का घेरा बनाता है जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से यूएसएस कार्ल विंसन को टक्कर देने की ताकत दुनिया के किसी भी देश की नौसेना में नहीं है। शब्बीर अहमद, टाइम्स नाउ नवभारत, विशाखापट्टनम। वक्त हो गया इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालने का। दशमी पर नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संदेश था और एक बार फिर उन्होंने संदेश में न सिर्फ कट्टरपंथियों के ऊपर जमकर हमला बोला, पर जनसंख्या नियंत्रण पर भी देश को संदेश दिया। जाहिर सी बात है उनके इस संदेश के बाद सियासत भी जमकर शुरू हो गई। भारत से किसी भी भारतीय का रिश्ता लेन देन का नहीं है। उसके मन में उस भावना, ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना
और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। हिंदू समाज को ये सब करना पड़ेगा। है ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना पर चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। और गठबंधन भी ऐसे लोगों ने बना लिया है, सम्मिलित प्रयास करते। संघ प्रमुख ने रैली को संबोधित करते हुए ओटीटी कंटेंट, ड्रग्स पर भी चिंता जताई। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सरकार को इन समस्याओं से निपटने के लिए भी अब कदम उठाने चाहिए। तकनीकी के आधार पर नई नई बातें जो आ रही, वो और आग में घी डालने का काम कर रही। नियंत्रण नहीं है उसका। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग ने डीजीपी से 24 घंटे में, यानी कि शेड्यूल कास्ट आयोग ने डीजीपी से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। ये जो पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस आरोपी की है जिसको हिरासत में लिया गया है। ऐसी खबर आ रही है कि 2 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और उनमें से एक से लगातार पूछताछ भी जारी है। मोहित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। क्या और बता सकते हैं मोहित आप इन लोगों के बारे में जिनको हिरासत में लिया गया है? देखिए, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस को इनके साक्ष्य मिले थे। जो वीडियो पुलिस के सामने वायरल वीडियो आए थे उसमें ये लोग नजर आ रहे थे। लगातार दबाव इन पर बन रहा था। इन्होंने सिंगू बॉर्डर से अपने सरेंडर करने के लिए आगे निकले हैं, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, जिसमें एक शख्स है सरबजीत, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कंफर्म की है कि उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको मेडिकल के लिए सिविल हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है और एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। तो पुलिस का कहना है कि सरबजीत ही मुख्य आरोपी है, जिसने तेज धार हथियार से दलवीर की हत्या की थी। और पुलिस को जो इनिशियली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है उसमें भी साफ लिखा गया है कि तेज धार हथियार से दलवीर के पहले अंगों को काटा गया, उसका ज्यादा जब खून रिस गया उसके बाद उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस अभी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी इंतजार कर रही है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसमें साफ लिखा गया था। अब पुलिस का कहना है कि वो हथियार को पुलिस को रिकवर करना है जिस हथियार से हत्या की गई थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो सरबजीत है। उसको जो एक निहंग है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी को भी हिरासत में लिया है। इस आरोपी को भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहां पे इसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोहित, क्या उन लोगों के खिलाफ भी कोई केस किया जाएगा जिनके मंच से ये सब लोग, जिनके मंच पर लगातार ये लोग मंच साझा करते रहे हैं, यानी कि जो किसान आंदोलन के जो सदस्य हैं, क्या उनके खिलाफ भी किस तरह का केस किया जाएगा? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो भी लोग वीडियो में नजर आ रहे थे, जो भी लोग इसके अंदर शामिल हैं, जिन लोगों ने वीडियो बनाया है, और क्योंकि जिस वक्त वीडियो बन रहा था उस वक्त ये अधमरी हालत में था, तड़प रहा था, उस वक्त की मौत नहीं हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक इसको एक अधमरी हालत में छोड़ा गया, जिसके बाद इसकी मौत हुई दलवीर की। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग शामिल थे, जो भी लोग वहां उस वक्त थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और जो ये घटना घटी है ये संयुक्त किसान मोर्चा के उस मंच पे घटी है जो मंच पूरे इस किसान आंदोलन का मुख्य मंच माना जा रहा था। उसके ठीक नीचे पे जो बैरिकेड था वहां पे इसको लटकाया गया था। तो पुलिस का कहना है कि अभी जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनसे लगातार संपर्क में है, वो लोग इनकी जांच में सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी करके ये अपना पल्ला झाड़ा है कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम हिंसा में शामिल नहीं हो सकते, हमारा जो आंदोलन है वो अहिंसक है, हम सरकार को घेरना चाहते हैं लेकिन इस तर्क में नहीं कि हम हिंसा करें। तो पुलिस का कहना है कि फिलहाल अभी किसान मोर्चा के जो बड़े नेता है वो उनके संपर्क में उनको सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी वहां उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने वीडियो बनाई, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मोहित साहब, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मध्य प्रदेश की एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। जिस नेता को आप वोट देकर अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, जिस नेता से आपको ये उम्मीद होती है कि वो आपकी आवाज उठाएगा, आपकी दिक्कतों को दूर करेगा, मध्य प्रदेश में एक ऐसे ही नेता के बेटे पर बलात्कार का आरोप लगा है। एमपी के बड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर यूथ कांग्रेस की ही एक महासचिव ने यह आरोप लगाया है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि आरोपी पिछले 6 महीनों से फरार है। और जब उनके पिता यानी कि कांग्रेस के विधायक से टाइम्स नाउ नवभारत ने यह सवाल पूछा कि वो अपने बेटे को सरेंडर क्यों नहीं करवाते, देखिए उनका क्या जवाब था। ये रेप का आरोपी करण मोरवाल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का बेटा फरार चल रहा है। पुलिस इसे ढूंढ ही नहीं पा रही है। शहरों में पोस्टर लग गए हैं। विधायक जी के सुपुत्र के लिए इनाम का ऐलान भी हो गया है। तस्वीरें चस्पा हो गई, लेकिन करण मोरवाल का कोई पता नहीं चल रहा है। पूरी कहानी तसल्ली से सुनेंगे तो लगेगा कि बाप कांग्रेस का विधायक हो तो बेटा कैसे कानून को ठेंगा दिखाने की हिम्मत जुटाने लगता है। विधायक जी के बेटे की यह पाप कथा इंदौर से शुरू हुई, जो अब तक कई शहरों में फैल गई है। करण मोरवाल अभी भी फरार है और पुलिस उसके घर, मोहल्ले, टोले से लेकर पूरे शहर में पोस्टर लगा रही है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक का बेटा पहले एक लड़की को झांसा दिया, फिर रेप किया। एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट ने जमानत नहीं दी। बीच बीच में करण मोरवाल पीड़िता को धमकाता रहा। इधर कोर्ट ने उसके खिलाफ कुर्की का आदेश दिया, फिर भी विधायक जी का बेटा सामने नहीं आया। अभी भी पुलिस के पास उसकी कोई खबर नहीं है। ये विधायक पुत्र करण मोरवाल, मुरली मोरवाल के वो सुपुत्र है और यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष थे और अभी भी कुछ वो राष्ट्र की बॉडी में जाने वाले थे। उन्होंने काफ़ी समय से मेरे पीछे पड़े हुए थे शादी के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मुझे झांसा दिया, मंदिरों में ले जाना, पूजा करना, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सारी रीति रिवाज करना, इस तरीके से उन्होंने मेरा दिल जीता। और दिल जीतने के बाद में उन्होंने मेरे साथ प्राइड होटल में मुझे उस दिन 14 तारीख को लेके गए थे और उन्होंने जो उनको दुष्कर्म मेरे साथ करना था वो कर चुके हैं। सविस्तर मैंने एफआईआर में नोटिस किया, मैं इतना बोल नहीं सकती। और 1 तारीख को 1 अप्रैल को मैंने डीआईजी साहब को आवेदन दिया था। इसके अलावा 2 अप्रैल को मेरी एफआईआर हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल को जब मैं डीआईजी साहब से आवेदन देने के बाद 5 बजे उस ऑफिस से निकली, 5-6 बजे, तो उस टाइम पे मुझे इन सब ने घेर लिया था, विधायक जी के सुपुत्र और कुछ लोगों ने, कि एफआईआर मत करो। उस दिन भी धमकियाँ बहुत सारी दी जा रही थी मुझे, कुछ और भी ऑफर्स दिए जा रहे थे जो मैं मना कर चुकी थी। 28 साल की युवती ने रेप का आरोप लगाया है। 6 महीने पहले करण मोरवाल के खिलाफ एफआईआर। पहले प्रपोज किया, फिर शादी का झांसा दिया, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। ये पूरा मामला शुरू हुआ पिछले साल दिसंबर के महीने में। पीड़िता बता रही है कि करण से पहले उसकी दोस्ती हुई। बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस विधायक का बेटा करण मोरवाल कई बार उससे मिलने इंदौर भी आया। इसी दौरान उसने रेप किया और अब करण मोरवाल कहां है किसी को मालूम नहीं। आने वाले दिनों में इस केस में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। टाइम्स नाउ नवभारत पर आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का।